हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज इंजॉयबल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, यानी कि हम जो है वो क्लास 12th का सिलेबस जो है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है हम क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा क्लास 12th का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। 11th और 12th में क्या डिफरेंस था कि मतलब जो हमने 11th में जो चीज़ें पढ़ी है उससे क्या डिफरेंट है अपने 12th के अंदर, तो उनकी भी बात करेंगे। तो क्लास 12th के अंदर जितनी भी चीज़ों की हमें स्टडी करनी है वो सारी इमेजनरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आपने देखा नहीं मैंने देखा, आ रही बात समझ में, तो वो इमेजनरी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी क्या है, इमेजनरी है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ मतलब जब हम ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे तो जब हम थोड़ा दिख रहा होगा कि और जो है वो रे आ रही है ना, ऐसे जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती थी, जैसे कि कार चल रही है ना, लड़का दौड़ रहा है ना, पानी की लहरें चल रही है, ऐसा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी 11th के अंदर हमें जो दिखाई देती थी। हमारे पास आप ब्लॉक को जो वो धक्का दे रहे हो है ना, पुश कर रहे हो, ब्लॉक इतने मतलब सब कुछ चीज़ें उसके अंदर थी, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है उसके अंदर 11th में। सो अब हम जो है वो 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th का पूरा सिलेबस आपका जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड किया गया है। पूरा ही 12th का जितना भी सिलेबस है आपका 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा है आपका ऑप्टिक्स, और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स, जो आपके पूरे ही 12th के सिलेबस को कवर करती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, यानी कि आपकी फर्स्ट जो बुक है एनसीईआरटी की वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। सेकंड बुक आपकी ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की है। नाम जितना मॉडर्न है लेकिन फिजिक्स बहुत पुरानी है, ठीक है। ओके, सो मैंने जो है आपके सामने ये पूरा सिलेबस को लिख लिया है, ठीक है ना। हमें क्या क्या चीजें 12th के अंदर पढ़नी है, आगे बात समझ में। तो फर्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज, और मैग्नेटिज्म तो आप समझते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपके जो है वो फर्दर 3 पार्ट में जो है वो क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और थर्ड है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है। तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, तो जब हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें पढ़ना है एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसकी सारी स्टडी जो है हमें इसके अंदर करनी है। इसमें आपके गॉस का लॉ भी आ जाएगा, है ना, गॉस की एप्लीकेशंस भी आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जो हम आज से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती है। इसमें हम जो है वो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब हम जो है वो उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या चीज है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब चार्ज मूव करता है, अब मूव कैसे करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, है ना। सो व्हेन चार्ज इज मूविंग with constant speed या velocity, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट, जब चार्ज क्या हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ में या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जब मूव कर रहा है, तो जब हम उस समय जो चार्ज की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आगे बात समझ में। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, चार्ज जो वो मूव करता है किसी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ में। इसमें जो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट वायर में जो फ्लो होती है, आपको पता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वही जो है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आता है। सो हमारे पास में इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा कौन सा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के आसपास में जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, तो वो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे डिटेल में। सो मैं सिर्फ यहाँ पे आपका सिलेबस को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में मैग्नेटिज्म, फिर हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे बात समझ में, जिसमें हमारे फैराडे के लॉ वगैरह आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं। इसमें हम जो जनरेटर ट्रांसफार्मर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो इसमें जब आपके पास में जो चार्ज है जब एक्सेलरेट करने लग जाए, अरे बात समझ में, तब हम जो स्टडी करते हैं चार्ज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके पास में व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हम चार्ज जो है वो पागल हो जाए, अरे बात समझ में, एक्सेलरेट हो जाए, है ना, कभी कुछ स्पीड कभी कुछ स्पीड, है ना, मतलब कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता रहे। अरे बात समझ में, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो भाई तो चार्ज क्या होने लग जाए, एक्सेलरेट होने लग जाए, तब हम जो चार्ज की स्टडी करते हैं वो आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक अलग से ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये था हमारे पास में फर्स्ट पोर्शन जो आपका 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट भी यही है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपकी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हो क्लास 10th के अंदर, जैसे कि आपने मिरर पढ़ा होगा, है ना, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, अरे बात समझ में, आपने जो मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो वो सारी चीजें हमारे किस में आती है, रे ऑप्टिक्स के अंदर आती है ना। हम बात करते हैं वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में भी काफी सारी चीजें हैं, या हम जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करेंगे, या हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, वो सब हमारे पास में वे ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या चीजें स्टडी करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है ना, जैसे कि एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उनकी स्टडी करते हैं। तो एक तो आएगा हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम एक नई टर्म आएगी फोटोन, जो लाइट का एक पार्टिकल होता है, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एटॉमिक फिजिक्स, फिर हमारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स, और लास्ट में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बात समझ। तो ये हमारा जो है वो पूरा ही 12th का सिलेबस है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है वो क्लास 12th के अंदर क्या क्या चीजों को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फटाफट नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ fundamental particles as mass। तो मास के बारे में हम अभी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इसकी भी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मास की हम बात करते हैं, तो मास किससे बना है, नहीं पता ना। मतलब इंट्रिंसिक का मीनिंग ये होता है कि जिसके बारे में हम अब और ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, मतलब वो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल की लास्ट प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट, जिसके बारे में हम और ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कि ये कि आपके पास में एज मास। अब मास क्या किससे बना हमें नहीं पता, मास होता है, बस ये पता है। क्लियर। तो सेम इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास है। आगे बात समझ में। अच्छा, बात आती है यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, तो जैसे कि आप 11th में पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, कि ये आपके पास में मान लो एक एटम है, ये आपके पास में एक एटम है। एटम के सेंटर में कौन बैठा होता है, एटम के सेंटर में कौन होता है, सलमान खान नहीं, एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये भी चीज आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास में जो है वो ऑर्बिट भी होता है ना, इसमें ये ऑर्बिट होता है, ऐसे बहुत सारा ऑर्बिट होता है इसके अंदर, है ना, किसी भी एटम में। अच्छा, इन ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, तो आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें जो है वो टाइप ऑफ चार्जेस भी पता चल गए, टाइप ऑफ चार्जेस।
तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अच्छा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास में कि चार्ज के हमें टाइप्स भी पता चल गए कि यहाँ से 2 टाइप के चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर? अच्छा, और चीज देखो कि जो आपके पास में लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जैसे, लाइक चार्जेस का मीनिंग पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करता है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये पता बेसिक चीज है, ठीक है ना। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली, हम जो समझेंगे कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये आज हम जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, यानी लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव निगेटिव यानी कि अनलाइक चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये तो होगी चार्जेस के बारे में कहानी। नाउ अब बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, अगर जिनको पता होगा उनको आंसर आ गया होगा उनके लिए, कूलम, जिसको हम किससे? सी से लिखते हैं। अरे बात समझ में? अच्छा, चार्ज को लिखने का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल की भी बात कर लेते हैं साथ में। सिंबल चार्ज का क्या होता है? जिसको हम क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। आप कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम सिंबल की बात करें। सिंबल इसका क्या होता है? कैपिटल क्यू होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कूलम आया कहां से। चार्ज जो है वो आपको पता चल गया कि हाँ, इसकी ऐसा यूनिट जो है वो कूलम होती है। ये कूलम आया कहां से? तो अगर आपको पता होगा, आपने क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं यहां से Q की वैल्यू निकालूं तो आपके पास में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। आगे बात समझ में? तो यहां से Q क्या है? चार्ज ही तो है, और I क्या आपके पास में? करंट, और T क्या है? टाइम। if I is equal to 1 ampere, I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो देखो आप यहाँ पे 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 1 होगा, और ये होता है आपके पास में क्या? 1 कूलम चार्ज, है ना। क्यों? क्या आपके पास में चार्ज है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? आपके पास में कूलम हो जाएगा, यानी चार्ज की यूनिट। तो ये तो हो गया आपके पास में कूलम, ठीक है, जो है आपके पास में क्या? चार्ज की एसआई यूनिट। ओके, ये तो बात कर ली हमने चार्ज की यूनिट की। अच्छा, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? यहाँ पे एक और पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? याद रखना, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रखना आप आज से ये चीज, इसकी वैल्यू आप याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी हो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो ये तो हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, क्या इससे भी छोटी यूनिट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। और इससे भी छोटी चार्ज की जो मतलब यूनिट है वो खोजी जा चुकी है, जो डिस्कवर कर ली उन्हें, जिनको जो वो क्वार्क्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू +-e/3 +-2e/3 होती है। लेकिन हमें वो याद नहीं रखनी है। हाँ, अगर आपको कहीं पे देखने को मिले तो आप याद रखना कि हाँ ये चीजें होती है। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं साथ में कि मास की भी बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है। तो मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31
kg। साथ में मैं बात करूं प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इनका मास। क्लियर है? तो ये तो आपके पास में चार्ज की डेफिनेशन हो गया ना। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है हमारे पास में? प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमें टाइप ऑफ चार्ज पता चल गया कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कि ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, वो है कूलम, और इसका सिंबल क्या है? क्यू। इस तरीके से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आपको पता ही है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सो फटाफट इस चीज को नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आगे बात करते हैं चार्जेस के बारे में, कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं कि चार्ज की हमने जो है वो ऐसा यूनिट पढ़ ली क्या होती है कूलम, और स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ ली हमने क्या होती है इलेक्ट्रॉन, बट हमने सीजीएस यूनिट की बात नहीं की। सो सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, उसकी भी बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो है वो दो टाइप की होती है इसके अंदर। एक तो होती है आपके पास में ESU, और दूसरी होती है आपके पास में EMU। दो टाइप की जो है वो सीजीएस यूनिट होती है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU होता है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, अब ऐसा ही और सीजीएस में भी रिलेशन होता है इनकी यूनिट में। तो याद रखना 1 कूलम कितना होता है? 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, और EMU में होता है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU। ये आप याद कर लेना, ये वैल्यूज आप याद कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होता है? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, और 1 कूलम इक्वल टू EMU में होता है 1/10 EMU। क्लियर? अच्छा, एक और चीज याद रखना आप यहां से कि 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। जैसे आपको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इस तरीके से 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है ना, ये वैल्यू याद रखना, ये केमिस्ट्री में भी आएगी आपके। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान रखना। 1 माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो, तो माइक्रो कूलम कितना होता है? जैसे आपको पता होगा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इस तरीके से 1 माइक्रो कूलम भी होता है। ये होता है आपके पास में 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट, 1 नैनो कूलम, नैनो कूलम होता है कितना? 10⁻⁻9 कूलम। इस तरीके से 1 पीको कूलम, ये होता है आपके पास में 10⁻⁻12 कूलम। इस तरीके से 1 मिली कूलम भी होता है, लेकिन हम उसका यूज बहुत कम करते हैं, बहुत कम जो है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। सो 1 माइक्रो कूलम याद रखना 10⁻⁻6, 1 नैनो कूलम 10⁻�9, 1 पिको कूलम 10⁻12। आगे बात समझ में? तो याद रखने का तरीका भी बहुत इजी, इनमें 3 है ना, 3 का गैप है, देख लो आप, 6, 9 और फिर 12। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके पास में चार्जेस के बारे में, जो आपको बतानी थी, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है, क्या यूनिट होती है, क्या उसकी जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या उसकी सीजीएस यूनिट है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है? तो ध्यान दो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं, एडिटिविटी। एडिटिविटी, तो देखो एडिटिविटी क्या है, पहले लिख लेता हूं मैं, है ना, ये प्रॉपर्टी मैं पूरा लिख लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। दी टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज on a system is equal to the algebraic sum of individual charges present
in it. The total charge on a system is equal to the algebraic sum of individual charges present in it. यानी किसी सिस्टम पे कितना चार्ज है टोटल, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज रखे हैं इंडिविजुअल, सभी को क्या कर दो आप, उसका एल्जेब्रिक सम कर दो. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास में ये कोई सिस्टम है ना, इस सिस्टम में कुछ जो बॉडीज रखी है, जैसे कि मान लो कि आपके पास में एक बॉडी ये रखी है जिसपे चार्ज है आपके पास में +1 कूलम, क्लियर. एक बॉडी यहाँ पे रखी है जिसपे आपके पास में चार्ज है -2 कूलम. एक बॉडी आपके पास में यहाँ रखी है आपके, तो जिसपे चार्ज है आपके पास में +4 कूलम. अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो आपको करना कुछ नहीं, सीधा ही इनका क्या कर दो आप, सम कर दो. तो सम करने पे हमें जो इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज मिलेगा वो क्या मिलेगा, +1 कूलम -2 कूलम और फिर +4 कूलम. तो कितना हो गया, 4 और 1 5 -2 कितना, +3 कूलम इस पूरे ही सिस्टम का टोटल चार्ज है. ये आपके पास में एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. फटाफट इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो वो डिस्कस करते हैं. सो प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आगे बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पे कि चार्ज की और क्या प्रॉपर्टी है. सो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. फर्स्ट पढ़ लिया हमने कौन सी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज. नेक्स्ट हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन नाम सुना होगा, है ना, तो इसी तरीके से हमारे पास में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. इसमें इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप सोच रहे होंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ज रखा हो, चार्ज के अलावा और कुछ भी ना रखा हो. अरे बात समझ. जैसे कि मैं इस रूम की बात करूँ, इस रूम में कुछ चार्ज ला के रख दिया, तो इसका चार्ज आप चाहे आज देखो, चाहे आप जो इसको 10 साल बाद में देखो, चाहे 10 महीने बाद में देखो, चार्ज हमेशा वही रहेगा. आगे बात समझ में. तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, वही के वही रहता है. आइसोलेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिर्फ चार्ज के अलावा और कुछ भी ना हो, उसको हम बोलते हैं कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. चार्ज को हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसा आपको पता होगा एनर्जी के लिए भी ऐसा ही है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. उसको भी हम जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं. तो सेम यही है, चार्ज को भी जो है वो हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल समझते हैं इसको. जैसे कि मेरे पास में ये कोई सिस्टम है, इसमें कुछ चार्ज रखे हैं, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज रखे हैं. ये आपके पास में रखा है +2 कूलम, ये आपके पास में रखा है यहाँ पे -4 कूलम, और ये आपके पास में रखा है यहाँ पे +1 कूलम. ठीक है, ये चार्ज जो है वो इस सिस्टम के अंदर रखा है. अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ा सा हिला दिया, तो चार्ज क्या होगा कि जो ये बॉडी, जो आपके पास में 3 बॉडी अंदर रखी थी, इन पे जो है वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया. वो कुछ इस तरीके से ये आपके पास में ये बॉडी, सॉरी ये आपके पास सिस्टम, और उसमें जो है 3 बॉडी रखी है. जैसे कि मान लो इस पे जो है वो चार्ज आपके पास में -1 कूलम आ गया, इस पे आपके पास में चार्ज जो है वो +3 कूलम आ गया. तो अब बताओ इस पे चार्ज कितना है. आगे बात समझ में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए. ये मेरे पास में एक सिस्टम था, इसमें 3 बॉडी पे जो वो चार्ज है +2 कूलम है ना, +1 कूलम और -4 कूलम. और जब मैंने इस सिस्टम को थोड़ा सा हिला दिया तो चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो वो ट्रांसफर हो गया. इस पे -1 आ गया, इसमें +3 आ गया. तो बताओ इस पे कितना आया. तो आप क्या करोगे, ये चीज लगाओगे यहाँ पे कि चार्ज, द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम. मतलब जो इसका चार्ज होगा टोटल, वही चार्ज इसका ही तो होगा. अरे बात समझ में. तो आपका आंसर, और आपने आंसर भी इसका निकाल लिया होगा जल्दी. जैसे कि इसको करेंगे हम +2 कूलम -4 कूलम +1 कूलम इज इक्वल टू -1 कूलम +3 कूलम. और इसका मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया. अगली बात समझ में. यहाँ पे देखो कितना हो गया 2 और ये 1 कितना हो गया 3, और फिर ये -4. तो यहाँ से कितना बचा आपके पास में, -1 कूलम इज इक्वल टू यहाँ से कितना आपके पास में +1
2 कूलम और ये आपके पास में कितना x, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में x इज इक्वल टू कितना निकल गया -3 कूलम, यानी कि इस पे जो चार्ज है वो कितना है -3 कूलम है। अब आप दोनों सिस्टम का चार्ज जो है वो कैलकुलेट करके देख लो, वही रहा होगा। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है इसका +2 कूलम -4 और ये +1, तो 3 -4 कितना हो गए -1। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कितना देखो, ये आया -3 और फिर +3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कितना -1। तो देख लो इस सिस्टम का भी चार्ज वही है और इस सिस्टम का भी चार्ज वही है, यही आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। आगे बात समझ लो, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है कि विच मीन्स एनीथिंग इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कोई भी चीज जो है वो किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अरे बात समझ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट जाऊं और मुझे अगर ये मार्कर लेके आना हो तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, या तो एक मार्कर लेके आ सकता हूँ, या 2 लेके आ सकता हूँ, या 3 लेके आ सकता हूँ। डेड मार्कर में लेके आ सकता हूँ क्या, या 2.5 मार्कर में लेके आ सकता हूँ, नहीं ना। तो मतलब कोई भी चीज अवेलेबल है किसी फिक्स्ड अमाउंट में, या तो ये 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, या 3 मिलेगी, है ना। डेढ़ या 2.5 वाली बात तो है ही नहीं इसके अंदर। तो सेम चार्ज के अंदर भी यही चीज होती है कि चार्ज भी जो है वो क्या होता है आपके पास में, कि चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने मानी है, अरे बात समझ में। तो फंडामेंटल चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पे जो एग्जिस्ट करता है वो इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, किसके, फंडामेंटल चार्ज के। अरे बात समझ लो, क्वांटाइजेशन का मतलब आप समझ लेना पैकेट्स के फॉर्म में। अरे बस 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, है ना, विच मीन्स एनीथिंग इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जिसका अमाउंट फिक्स हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरे पास में मान लो कि एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मैं ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 1 निकाल सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इधर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, यहाँ से मैंने कितने निकाले, 20 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आपको पता होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, कम हो चुका है ना। तो इसका मतलब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +20, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, -20। आ रही बात समझ में। अब मुझे ये बताओ कि मैं सबसे मिनिमम जो चार्ज जो है वो मैं इससे कितना निकाल सकता हूँ, +1, 1 इलेक्ट्रॉन में निकाल सकता हूँ, है ना। और इसको कितना दे सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी दे सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कितना, +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये कितना, -2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना, +3 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकता हूँ, कितना निकाल सकता हूँ, -3 इलेक्ट्रॉन इसके दे दूँ। यानी कहाँ तक आ सकता है, +n इलेक्ट्रॉन, और ये भी कहाँ तक हो सकता है, -n इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू वो +-ne की फॉर्म में होता है। ये आपके पास में फॉर्मूला निकल के आ गया चार्ज के लिए। अरे बात समझ में, Q इज इक्वल टू +-n। आगे बात समझ में। तो ये था आपके पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर है। सो नोट करो इसको, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम एक न्यूमेरिकल करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। तो ये आपके पास में जो है वो क्वेश्चन कि कैन अ चार्ज ऑफ +8 × 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि तो चार्ज की वैल्यू में क्या दिया, प्लस दिया, तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। अच्छा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको देखो चार्ज की वैल्यू तो दे रखी है, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ध्यान रखना ये जो n है वो क्या है, इंटीजर होना चाहिए। अगर इस n की वैल्यू इंटीजर आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज जो हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चार्ज लिख लिया और हम दे सकते हैं किसी बॉडी को, नहीं, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, तो Q की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास में +8 × 10⁻⁻18 इज इक्वल टू n कैलकुलेट करना है, और ये आपके पास में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपके पास में कूलम। सो कूलम से कूलम आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 18 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे,
है ना। यहाँ से पॉइंट हटा दें और यहाँ लगा लें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 80 हो जाएगा, क्लियर। और ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो कितना हो जाएगा प्लस का 19 माइनस 18 और प्लस 19 कितना बचा 10 बच गया। ये कितने बार कट जाएगा, इससे 5 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आपके पास में n इज इक्वल टू 5 इंटू 10। सो n की वैल्यू आपके पास में कितने निकल के आ गई 50। और 50 आपको पता होगा कि 50 क्या है, एक इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं कि यस हम किसी बॉडी को ये चार्ज जो है वो हम दे सकते हैं। तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो तो ये तो हुई आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी। एंड नाउ लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं चार्जेस की, वो है आपके पास में इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। आगे बात समझ में, यानी कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरी बात समझ में, जिसके पास चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास भी है। आरी बात समझ में, क्योंकि चार्ज जो है वो मास के बिना आता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलना चाहूं कि मास इज ऑलवेज रिलेटेड टू चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे कि मतलब जिसके पास में चार्ज है इसका मतलब उसके पास में मास भी है। तो जैसे कि अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और उस पर चार्ज भी होता है। इस तरीके से हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज भी होता है पॉजिटिव और उसका मास भी होता है। लेकिन मास इज ऑलवेज रिलेटेड टू चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि न्यूट्रॉन का मास तो है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 होता है। समझ में आ गया ये। तो चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास। या ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज इज रिलेटेड टू मास। ओके, एक चीज हमने यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। हम यहाँ पे जो है वो चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस बना लेते हैं। एक तरफ चार्ज लिख लेता हूं मैं, एक तरफ मास लिख लेता हूं। अगली बात समझ में, इनके बीच में डिफरेंस क्या, चार्ज और मास के बीच में। सबसे पहली बात, चार्ज जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अरे बस मास की बात करें तो ये आपके पास में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज जो है वो, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। अभी हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। लेकिन मास नॉट कंजर्व, ये ध्यान रखना, मास नॉट कंजर्व। ओके, और चीजें क्या हो सकती है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अरे बात समझ में, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिपेंड्स अपॉन स्पीड पे डिपेंड करता है। और इसके लिए एक मास निकालने का फॉर्मूला भी है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। एक फॉर्मूला होता है कि जब जब कोई बॉडी है उसके पास मास होगा, वो किसी स्पीड से अगर वो मूव कर रही है तो उसका मास क्या होगा, ये तो मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ये m क्या है, जब बॉडी जो मूव कर रही है उस टाइम उसका मास, m0 आपके पास में रेस्ट मास, v आपके पास में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड, और c जो है वो आपके पास में क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। आगे बात में डेली लाइफ में हम जो इस फॉर्मूले का बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, बट हम जब बात करें छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसके लिए हमें जो है वो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन u जो है वो c²। और बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं इनके बीच में, तो जो 3 डिफरेंस मैंने लिखवा लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो चार्जिंग के मेथड पढ़ेंगे कि हम जो है बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, और साथ में हम जो है वो कूलम्स लॉ भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आगे बात समझे, तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।